कल की क्लास तक हम क्या पढ़ चुके थे? तो कल की क्लास तक हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था, हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, और प्राग ऐतिहासिक काल में भी आपको पता है हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनिएगा और सारी बातें मेरे साथ ही आप रिवाइज कीजिएगा। देखिए, पाषाण काल में हमने 3 भागों में बांटा था, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक स्टोन एज, मीजोलिथिक स्टोन एज और नियोलिथिक स्टोन एज। जो पुरा पाषाण काल है, जो पेलियोलिथिक एज है, इस समय इंसान हंटर गैदरर था, इस समय मनुष्य आखेटक संग्राहक था, अर्थात वह शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। जबकि इसी समय दोस्तों इंसान ने आग पर नियंत्रण पा लिया था, उसने फायर पर कंट्रोल कर लिया था। मीजोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल में कोई भी बड़ी घटना नहीं होती है। फिर दोस्तों हमने बात की थी नव पाषाण युग की, हमने डिस्कस किया था नियोलिथिक स्टोन एज को। नियोलिथिक स्टोन एज में एग्रीकल्चर की खोज हो गई, स्थायी आवास आ गया, पशुपालन करना इंसान ने सीख लिया, तो ये और पहिए का आविष्कार हो गया। ये 4 चीजें हमने देखी थी नियोलिथिक एज में, ये 4 चीजें हमने नवपाषाण काल में देखी थी। हमने यहां पर कुछ तथ्य भी देखे थे, कुछ हमने फैक्ट को भी डिस्कस किया था। जैसे पहला फैक्ट हमने पढ़ा था कि होमोशेपियन इस धरती पर 30 से 40 हजार साल पहले आया है। भारत में मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा सोन घाटी से मिला है। भारत में मानव कप्पी या फिर एप का जो पहला एविडेंस है वो हमें असम में मिला है, श्वेत गिबन, व्हाइट गिबन के रूप में। दोस्तों भारत में पुरा पाषाण कालीन युग के औजारों की खोज, जो पुरा पेलियोलिथिक एज के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं उनकी खोज रॉबर्ट ब्रसफुट नाम के व्यक्ति ने की थी दोस्तों। और सबसे पुराना शहर भारत का मोहनजोदड़ो को माना जाता है। ये बातें हमने डिस्कस की थी। इसके पहले हम लोगों ने अभिलेखों के बारे में भी बात की थी, हम लोगों ने स्क्रिप्ट के बारे में या एडिक्ट के बारे में भी कुछ बातें समझी थी। 2-3 चीजें मैं आपके सामने रिवाइज करूंगा, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आप मेरे बताइएगा उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया गया है। तो आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। दूसरा, उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो आंसर होगा एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख। तीसरा प्रश्न दोस्तों, प्रयाग अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रयाग एडिक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। चौथा प्रश्न, रुद्र दामन से कौन सा अभिलेख संबंधित है? द एडिक्ट एसोसिएटेड विद द रुद्र दामन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात वाले इलाके में आता है। भीतरी अभिलेख का संबंध किस राजा से है? भीतरी एडिक्ट इज एसोसिएटेड विद स्कंदगुप्त। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। छठवां प्रश्न, उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया, सती सिस्टम की इंफॉर्मेशन दी गई। तो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। और एक और प्रश्न दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से जुड़ा हुआ है, तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलिकेशन द्वितीय से है। और उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें भागवत धर्म की जानकारी दी गई है, तो यह है वेसनगर या गरुण स्तंभ, जो कि यवन राजदूत ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो यहां तक सारी बातों को हमने पढ़ लिया था। आई विश यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बताइए, सारी बातें क्लियर है? पीडीएफ पढ़ रहे हैं दोस्तों आप लोग? सारी बातें क्लियर है यहां तक? ऑल गुड। फिर आगे बढ़े हम अगले पार्ट पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन किया है मैंने। आपको मजा आ जाएगा इसको टॉपिक देख के कि हाँ, मुख्य परीक्षा का आपको टच मिलेगा आज के टॉपिक में। जल्दी बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर है? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। बहुत सी बातें हम कर लेंगे, बाकी की बातें हम 8 तारीख के लेक्चर में करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए जाते हैं तो इंडस वैली से एक ना एक सवाल तो आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। सिंधु घाटी से आपको एक ना एक सवाल तो देखने के लिए मिल ही जाता है दोस्तों। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करनी है। देखिए, अगर कुछ सामान्य जानकारी हम समझें इस सभ्यता की, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये सभ्यता कितने साल पुरानी है। तो दोस्तों याद रखना, 2400 बीसी से लेकर के लगभग 1750 बीसी के आसपास की यह सभ्यता है। और जैसे ही मैंने यहां पर बीसी लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आज से लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता है। तो 4500 साल पहले
एक बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात आपको यहां पर यह याद रखना है कि आखिरकार हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं। अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो याद रखना दोस्तों, इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी तंत्र के क्षेत्र में था। यह जो सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर के बेसिन में थी। इंडस रिवर के बेसिन का मतलब यह है कि सिंधु प्रमुख नदी है और सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां, जिसमें झेलम, चेनाब, राबी, ये सारी नदियां निकल करके आती है। तो इस सभ्यता का विकास या इस सभ्यता के अधिकतम स्थान, मैक्सिमम जो प्लेसेस आपको देखने के लिए मिले हैं वो सिंधु बेसिन में देखने के लिए मिले हैं। इसी कारण से हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो सभ्यता है इसमें लिपि थी, इसमें आपको लिपि देखने के लिए मिलती है, इसमें आपको स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलेगी, लिपि आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो लिपि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है उससे अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, उससे अब तक हम रीड नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है कि यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी सभ्यता है दोस्तों? यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इट इज दी प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है कि यह एक प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन है, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अगली चीज दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा उपयोग कांस्य धातु का हुआ है, सबसे ज्यादा उपयोग यहां पर ब्रोंज नाम की मेटल का हुआ है। आप सभी जानते हैं कि कांस्य का निर्माण तांबा और टिन को मिलाकर के किया जाता है। कॉपर और जब आप टिन को मिला देते हैं दोस्तों तो उससे कांसे का निर्माण होता, सबसे ज्यादा नहीं लेकिन यहां पर कांसे का उपयोग किया गया है, ब्रॉन्ज का यहां पर उपयोग किया गया है। सबसे ज्यादा नहीं किया गया पर ब्रॉन्ज का उपयोग यहां पर किया गया है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिस कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, जिस कारण से इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट आपको याद रखना है कि इस सभ्यता में बड़े बड़े नगर पाए जाते थे, बड़ी बड़ी सिटीज आपको देखने के लिए मिली हैं। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा शहर था, हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर था। तो इस कारण से दोस्तों इससे कहा जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? यह एक नगरीय सभ्यता है। इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये तीन बातें खास तौर पर आपको याद रखना है। और जब भी आप मुख्य परीक्षा में आंसर लिखेंगे, मेंस एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे, तो आप इस प्रकार का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4,500 साल पहले विकसित एक आद्य ऐतिहासिक कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता थी। इंडस वैली वॉज द प्रोटो हिस्टोरियन ब्रॉन्ज एज एंड अर्बन सिविलाइजेशन बिटवीन 2400 टू 1700 बीसी। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी किस प्रकार की सभ्यता थी, व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली, और उसमें ऑप्शन देगा आद्य ऐतिहासिक, कांस्य युगीन, नगरीय, प्रोटो हिस्ट्री, ब्रॉन्ज एज, अर्बन, और चौथा ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर करेंगे उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पहले दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात यहां पर आपको और याद रखना है, एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पर और याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इसके किन लोगों ने बसाया था, यहां पर कौन लोग आकर के रहते थे? तो दोस्तों यहां पर दो प्रकार के लोग आकर के रहते थे। एक तो भूमध्य सागरीय लोग यहां आकर के रहते थे, जिनको इंग्लिश में मेडिटेरियन कहा जाता है। ऐसे लोग जो कि भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाकों से आए थे। और दूसरा, इस सभ्यता को बसाया था द्रविड़ लोगों ने। दोस्तों किसने बसाया था? द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया था। और द्रविड़ वही लोग हैं दोस्तों जो आज दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो 3-4 बातें याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास 2400 से 1700 बीसी या 1750 बीसी के आसपास हुआ था। यह एक नगरीय, प्राग ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता है। अर्बन, प्री हिस्टोरिक और ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है। और यहां पर जो लोग थे दोस्तों वो द्रविड़ और भूमध्य सागर के लोग थे, वो द्रविडियन और मेडिटेरियन लोग यहां पर हुआ करते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई विश आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई है कि जिस सभ्यता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कितनी पुरानी सभ्यता है और कितनी विशाल सभ्यता
हुआ करती थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस सभ्यता की खोज किसने की और इसका नाम कैसे पढ़ा और इसके कितने नाम हैं, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे एक शहर को खोजा, एक बहुत बड़ी सिटी को खोजा और इस शहर का नाम इन्होंने रखा हड़प्पा। तो इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगा? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। सर, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि मेरे दोस्त, हड़प्पा वो पहला स्थान था जिसकी खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा वो पहला स्थान था जिसकी खोज की गई और इसके खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में रावी नदी के किनारे एक शहर की खोज की और इस शहर को हड़प्पा नाम दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले ही साल, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अगले ही साल राखल दास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति आते हैं और राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक बहुत बड़े शहर को खोजा जो हड़प्पा से भी बड़ा था दोस्तों, और इस शहर को नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो। क्या नाम दिया गया? मोहनजोदाड़ो नाम दिया गया। फिर क्या हुआ? एक के बाद एक शहरों की खोज होती गई, लेकिन जितने भी शहर खोजे जा रहे थे वो सारे के सारे शहर सिंधु नदी तंत्र के में स्थित थे। वो सारे के सारे जो शहर थे वो इंडस रिवर बेसिन में आते थे। तो कहा गया कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता नहीं कहेंगे, हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे, हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे दोस्तों। तो पुराना नाम हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वीकृत एक्सेप्टेड जो इसका नाम है वो क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता है। अब एक छोटी सी बात और आपको याद रखना है। देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी तो ये मान लीजिए ये हमारी कौन सी सभ्यता हो गई? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। तो भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास था दोस्तों, तो उसी समय दजरा फरात नदियों के क्षेत्र में या ईरान इराक वाले इलाके में एक सभ्यता विकसित की जिसे कहा जाता था मेसोपोटामिया। क्या कहा जाता दोस्तों? इसे कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता। और मिस्र वाले इलाके में, जो यूरोप अफ्रीका का इलाका है, तो अफ्रीका के मिस्र वाले में एक सभ्यता विकसित थी जिसे कहा जाता था इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जिसे कहा जाता था मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो क्या होता था, ये जो सभ्यताएं हैं इनके बीच में व्यापार हुआ करता था, इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था दोस्तों। तो जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से एक अभिलेख मिला है। एक क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है। यहां से आपको एक एडिक्ट मिला है या एपिग्राफ मिला है, और इस एडिक्ट में, इस एपिग्राफ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मेलुहा शब्द का उपयोग हुआ है दोस्तों। किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में, मेसोपोटामिया वाले इलाके में मेलुहा कहा जाता था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यह भी याद रखेंगे। मेलुहा शब्द आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहां बातें याद होगी, कुछ तथ्य बनेंगे। फैक्ट क्या बनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? सिंधु नदी के पास है। मेसोपोटामिया की मोहरों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। ये तीन चीजें यहां आपको याद रखनी। देखिए, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लुसेंट को इंटीग्रेट किया जाए। बहुत अच्छे तरीके से अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, तो पढ़ने में भी सहायता होगी और चीजों को लिंक करने में मजा आएगा। देखिए, लुसेंट बहुत अच्छी किताब है, बस उसे लिंक करके पढ़ना हमें सीखना पड़ेगा। जैसे ये लिंक बन जाएगी, यही फैक्ट दोस्तों आपके लिए आसान हो जाएंगे। वही कोशिश मैं कर रहा हूं, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा ताकि हम इस सीरीज को और आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, हमने खोजकर्ता की बात कर ली और इसके नोमेनक्लेचर को भी हमने देख लिया। अब हमें इसके विस्तार को देखना है कि यह सभ्यता कितने बड़े इलाके में फैली हुई थी, यह कितने बड़े इलाके में इसका विस्तार था। जैसे जब हम हमारे प्यारे भारत देश की बात करते हैं तो हमारे भारत देश के बारे में हम कहते हैं कि भैया, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं। जो कहते हैं भैया सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है, जो कि गुजरात वाले इलाके में आता है। तो ऐसे हम भारत के विस्तार की बात करते हैं, इंडिया के एक्सपांशन को देखते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखना है, और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु नदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है मांडा।
कौन सा है दोस्तों? मांडा। ये मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आता है और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, विच इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आंसर कीजिएगा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है सर, उत्तरी बिंदु हो गया, नदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। अब हम दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं कि सबसे सदर्न मोस्ट या दक्षिणी बिंदु कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह है दाइमाबाद। कौन सा है? दाइमाबाद। और दाइमाबाद वर्तमान में अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है और यह गोदावरी बेसिन में है। ठीक है, जहां से गोदावरी नदी तंत्र है ना, तो गोदावरी नदी तंत्र के आसपास ये है। तो सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के पास है, और सबसे दक्षिणी बिंदु होगा दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु की, हम बात करते हैं ईस्टर्न पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है, जो ईस्टर्न पॉइंट है दोस्तों, इसका नाम है आलमगीरपुर। नाम क्या है इसका? आलमगीरपुर। और यह मेरठ उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आता है और यहां से हिंडन नदी बहती है। तो इसका सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी वाले इलाके में आता है और हिंडन नदी यहां से बहती है। अब सबसे आखिरी में हम बात करते हैं कि इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो है सुत कांगेडोर, और यह बलूचिस्तान में आता है, जो पाकिस्तान वाले इलाके में है, और दाश्क नदी दोस्तों यहां से बहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर मांडा, दक्षिण दाइमाबाद, पूर्व आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत कांगेडोर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर, पूर्व और दक्षिण ये तीनों भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जबकि सुत कांगेडोर वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको देखने के लिए मिलेगा। आई विश ये बात आपको याद हो गई होगी। एक बार मैप में देख लीजिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है दोस्तों। ये देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ओके, ये पूरा इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका है। यहां पर अगर बहुत ध्यान दोगे आप, तो ये आपको मांडा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां से अगर आप आओगे सीधे नीचे, तो यहां आपको दाइमाबाद देखने के लिए मिलेगा, फिर यहां आलमगीरपुर देखने के लिए मिलेगा, और आलमगीरपुर से सीधे आप जाओगे तो यहां आपको सुत कांगेडोर देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था। ठीक है, चलिए, तो ये 3-4 पॉइंट हमारे आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। नगरों का मतलब क्या होता है, शहरों का मतलब क्या होता है? देखिए, नगरीय सभ्यता होने का मतलब यह है कि यहां पर कृषि भी थी और व्यापार भी था, एग्रीकल्चर भी था और ट्रेड भी था। शहर का मतलब होता है दोस्तों कि शहर एक प्रकार का बाजार होता है, जो सिटी होती है, जो अर्बन इलाका होता है, वो एक प्रकार का मार्केट होता है। बाहर से लोग आते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लाते हैं, या फिर शिल्पी आते हैं, वो अपनी वस्तुओं को लाते हैं और यहां पर बेचते हैं। और इसी बाजार से चीजें ना सिर्फ दूसरे शहरों में जाती थी, बल्कि इसी बाजार से चीजें दूसरे देशों में जाया करती थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता तक सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार हुआ करता था। तो व्यापार जो है वो नगरों के सहारे होता था, और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बहुत बड़े नगर देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से 6 नगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो 6 सिटी हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो मोहिंजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान वाले इलाके में आता है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की, 1922 में इसकी खोज की, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, जो भी पाकिस्तान के किनारे आता है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया पहला स्थान है, जो रावी नदी के किनारे दोस्त आता है। फिर है गढ़वारी वाला, फिर है धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। इन सभी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पर अभी बस इतना याद रखिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। फिर वो पूछेगा कुछ नगरों के नाम बताओ, तो ये प्रमुख नगर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे। ये प्रमुख स्थान है, मेजर प्लेसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। दूसरी बात दोस्तों, 6वीं बात जो हमें याद रखनी है, वो इसकी लिपि के बारे में आपको याद रखनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी, लेकिन इस लिपि को हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, अब तक हम इसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। जिस कारण, सॉरी माफ कीजिए, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। इसे प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों, वो पिक्टोग्राफिक लिपि थी। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि यहां पर कोई शब्द आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई वर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि
इस प्रकार की पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इट वॉज पिक्टोग्राफिक दोस्तों, ठीक है। ये कैसी थी? एक पिक्टोग्राफिक लिपि थी, ये एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी और नगरों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। ये देखिए कुछ इस प्रकार की इमेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी, समथिंग लाइक दैट। इसमें कुछ मोहरें हैं, बेसिकली ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, ये सील हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो वहां पर आपको इस प्रकार देखने के लिए मिलेंगी। पशुपतिनाथ की आकृति दिख रही होगी आपको, कुबड़ वाला सांड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बीच में, वो यूनिकॉर्न की फोटो है। ये यूनिकॉर्न जो आपने मोहिंजोदड़ो मूवी में देखा होगा, स्वास्तिक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने के लिए मिला है। पशुपतिनाथ को कहा जाता है कि शिव के पुराने सबसे प्रोटो शिव इनको कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें, यूनिकॉर्न फिर आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये सारी इमेजेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में चित्र बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ की जो लिपि थी वो भी भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक यहाँ का दोस्तों लिपि थी। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और अब हमें डिस्कस करना है प्रमुख स्थानों के बारे में। अब हमें बात करना है मेजर साइट के बारे में। अगर आपके पास लूसेंट की किताब है तो लूसेंट की किताब में कुछ इस प्रकार की लिस्ट दी गई है और मुझे पता है कि इसको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज मुझे भी ये आसानी से कभी भी याद नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, इस पूरी की पूरी लिस्ट को मैंने मैप के रूप में तब्दील कर दिया है, मानचित्र के रूप में मैंने बना दिया है। पहले आप यहां पर चीजों को समझोगे, फिर मैं 3 मिनट में आप लोगों से वो पूरा का पूरा मैप बनवाऊंगा। तो इस पूरी की पूरी लिस्ट को हम मैप पे समझेंगे और मानचित्र में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर प्लेसेस को हम मैप में दोस्तों देखेंगे। तो आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों के बारे में। मैप देखिएगा ध्यान से, देखिए इस मैप में ध्यान से देखना और एक एक चीज यहां पर क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले आप देखो तो यहां पर आपको एक स्थान दिखेगा जो कि रावी नदी के किनारे है दोस्तों। यहां पर एक स्थान मिलेगा जो कि रावी नदी के किनारे है और इसे कहा जाता था हड़प्पा। अच्छा याद रखना, ये हमारे प्यारे भारत देश की बॉर्डर है। तो ये देख लो ना आप, ये बना देता हूं ध्यान से, ये भारत की बॉर्डर आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये इंडिया की बॉर्डर, यहां पर जितने प्लेस आएंगे वो पाकिस्तान में होंगे और ये सारे प्लेसेस आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां आप देखो रावी नदी, और रावी नदी सिंधु का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर। तो रावी नदी के पास आपको एक स्थान मिलेगा हड़प्पा, ठीक है। ये हड़प्पा यहां पर है दोस्तों। तो ये जो हड़प्पा है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खोजा था और इसकी वर्तमान स्थिति है मोंटेगोमरी जिला, पाकिस्तान, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यही प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा वर्तमान में कहां स्थित है, प्रेजेंट लोकेशन ऑफ हड़प्पा। तो आंसर करना मोंटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। दूसरा पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने की, आंसर कीजिएगा दयाराम साहनी। तीसरा पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों रावी नदी के किनारे ये स्थित है। खोजकर्ता सभी के हैं लेकिन सभी के खोजकर्ता नहीं पूछे जाते हैं, हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो के खोजकर्ता ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा हो गया दोस्तों। अब यहां से नीचे आओ, सिंधु नदी को पकड़ लो, ये आपकी सिंधु नदी है। ये देखो ये सिंधु नदी है दोस्तों, ये आपकी इंडस रिवर है। तो सिंधु नदी में यहां इस पर्टिकुलर इलाके में ये देखो आपको एक शहर मिलेगा और इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो भी, ये भी देखो पाकिस्तान वाले इलाके में दोस्तों, पाकिस्तान वाले इलाके में। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और ये भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के इस इलाके को, ये वाला जो इलाका है इसे सिंध प्रांत कहा जाता है। तो लरकाना जिला है दोस्तों, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में ये स्थित है और नदी भी आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, सिंधु नदी, ठीक है। तो 2 स्थान हो गए, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। हड़प्पा मोंटेगोमरी पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान, ठीक। चलो अब यहां देखो, आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु नदी अभी और आगे जाएगी, इंडस रिवर इस प्रकार से दोस्तों आगे जाते हुए आपको दिखाई देगी। तो यहां देखो सिंधु नदी के पास ही एक आपको स्थान देखने के लिए मिलेगा, ये सॉरी माफ कीजिए इस तरह से जाती है, ये स्थान आपको देखने मिलेगा ये वाला, और इसे कहा जाता है चन्हूदड़ो। क्या कहा जाता है, चन्हूदड़ो नाम का स्थान आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चन्हूदड़ो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान वाले इलाके में स्थित है दोस्तों। और चन्हूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी, नॉट इंपॉर्टेंट। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और ये भी आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी के पास स्थित है। तो ये 3 क्षेत्र हैं दोस्तों जो पाकिस्तान वाले इलाके में स्थित है, हड़प्पा मोंटेगोमरी पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान और चन्हूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा। चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के पास है, जबकि हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे देखने के लिए मिलेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारतीय स्थानों की बात करते हैं। अब इंडिया में पाए जाने वाले स्थानों की बात करते हैं, हमारे प्यारे भारत देश में पाए जाने वाले स्थानों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां आपको एक इलाका मिलेगा। इस पर्टिकुलर इलाके में देखो, ये जो इलाका है दोस्तों, इसे कहा जाता है धौलावीरा। कौन सा इलाका है? ये धौलावीरा वाला इलाका है दोस्तों, धौलावीरा। और आप खुद देखो ये कौन सा स्थान है, तो क्लियरली आप कह दोगे सर ये गुजरात वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? गुजरात। तो गुजरात के कच्छ वाले इलाके में पाया जाता है दोस्तों धौलावीरा। बस इतना ही याद रखना। यही सवाल पूछा गया था कि धौलावीरा कहां पर स्थित है, तो कच्छ गुजरात में धौलावीरा स्थित है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना। अब हम क्या करते हैं, धौलावीरा से आगे बढ़ेंगे। धौलावीरा से आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको एक स्थान मिलेगा, ये देखो ये वाला। इस स्थान का नाम है दोस्तों लोथल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लोथल। बहुत ही मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बार बार इसका जिक्र आएगा दोस्तों। तो ये जो लोथल है, यह अहमदाबाद गुजरात में पाया जाता है, भोगवा नदी के किनारे। कहां पाया जाता है? अहमदाबाद वाले इलाके में पाया जाता है लोथल, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए खोजकर्ता रंगनाथ राव है, पर इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इतना पूछा जाएगा लोथल कहां पर है। तो ये गुजरात वाला इलाका है दोस्तों। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। फिर लोथल के बाद हम नीचे पहुंच जाएंगे और यहां आपको रंगपुर वाला इलाका दिखेगा। कौन सा इलाका दिखेगा? रंगपुर वाला इलाका दोस्तों यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। और रंगपुर के बारे में याद रखना है कि यह भी गुजरात में स्थित है, लेकिन यह गुजरात के काठियावाड़ वाले इलाके में स्थित है, मादर नदी के पास ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ वाले इलाके में, लोथल अहमदाबाद गुजरात में है, और रंगपुर दोस्तों काठियावाड़ गुजरात में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 प्रमुख स्थान धौलावीरा, लोथल और रंगपुर, ये तीनों के तीनों आपको गुजरात में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख स्थान हो गए दोस्तों। आइए अब हम यहां चलते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले आपको एक स्थान दिखेगा, ये इस स्थान का नाम है कालीबंगा। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा जो है, ये जो इलाका है दोस्तों, ये राजस्थान वाला इलाका है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के पास। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के पास। ठीक है, फिर आप देखिए यहां आपको कालीबंगा से आइए, यहां आपको एक जगह मिलेगी जिसे कहा जाता है आलमगीरपुर। क्या कहा जाता है दोस्तों? आलमगीरपुर कहा जाता है। और ये अभी हमने देखा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और यह आपको मेरठ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम इस जगह पर पहुंचेंगे जिसका नाम है बनावली। क्या नाम है? बनावली। तो बनावली आप देखो, ये यूपी वाला इलाका है, ये दिल्ली हरियाणा वाला इलाका है दोस्तों, हरियाणा वाला इलाका। तो बनावली जो है वो हिसार हरियाणा में स्थित है, रंगोई नदी के किनारे। कहां पर स्थित है? हिसार हरियाणा में रंगोई नदी के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। और बनावली से थोड़ा दूर हम और जाएंगे दोस्तों, तो हम रोपड़ पहुंच जाएंगे। आज भी आप जानते हैं कि पंजाब वाले इलाके में एक जगह है रोपड़, और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान। तो ये जो टेबल थी ना आपके सामने, देखो ये जो टेबल है, इसी टेबल को हमने इस तरीके से दोस्तों कन्वर्ट कर दिया। तो आई विश अब चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी। एक बार देखो ध्यान से, फिर मैं आपसे मैप बनवाऊंगा अभी तुरंत हमें इस मैप को बनाना है, ताकि ये चीजें और भी ज्यादा बेहतर और क्लियर हो सके। चलिए, तो अब एक बार हम मैप बना लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये बीच में एक हल्की सी लाइन खींच दो, तो ये दिखाएगा ये पाकिस्तान है, ये भारत है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां आप देखो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा हड़प्पा। यहां पर क्या मिलेगा? हड़प्पा मिलेगा। लिख दो भैया, कहां पर है? तो मोंटेगोमरी पाकिस्तान में ये स्थित है। अपने हिसाब से लिख लो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, मोंटेगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा से नीचे आओगे, रावी नदी है, इसकी नदी इंपॉर्टेंट है, रावी। हड़प्पा से आप नीचे आओगे तो इस वाले इलाके में यहां आपको मोहिंजोदड़ो मिलेगा, और मोहिंजोदड़ो लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में स्थित है, और यह आपको याद रखना है इंडस रिवर के पास स्थित है। थोड़ा और नीचे आओगे तो इस वाले इलाके में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? चन्हूदड़ो मिलेगा। यह भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और नदी कौन सी है? तो यहां भी आपको याद रखना है सिंधु नदी है, इंडस रिवर है। ठीक, इतनी बातें हमें याद हो गई। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो आपने यहां पर बना लिए। अब यहां आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां सबसे पहले हमें एक इलाका मिला था जिसका नाम था रोपण। क्या नाम था? रोपण। और ये कहां पर है दोस्तों? पंजाब वाले इलाके में है, और ये आपको सतलज नदी के पास दिखेगा। ओके, अपने हिसाब से बना लीजिए। रोपण के बाद हम थोड़ा नीचे आए थे, और यहां हमें एक इलाका मिला था जिसका नाम था दोस्तों बनावली। इसका नाम क्या था? बनावली। और ये आपको हरियाणा वाले इलाके में मिलेगा। हरियाणा के पास एक जगह है हिसार, यहां आपको ये देखने के लिए मिलता है, हिसार वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हम थोड़ा और नीचे आए दोस्तों, तो यहां हमें एक जगह मिली जिसका नाम है कालीबंगन।
क्या नाम है, कालीबंगन। और ये हमें कहाँ मिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ में देखने के लिए मिला, राजस्थान हनुमानगढ़ में। फिर यहां से हम थोड़ा सा इस साइड आए तो हमें एक जगह मिली जिसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिला, मेरठ यूपी, मेरठ यूपी, हिंडन रिवर के पास देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये 4 हो गए। इसके बाद फिर हम यहां आ गए दोस्तों, तो यहां सबसे पहले हमको एक जगह मिली जिसका नाम है धौलावीरा, जिसका नाम क्या है, धौलावीरा। गुजरात के कच्छ वाले इलाके में देखने के लिए मिलेगी, कच्छ वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिलेगा। धौलावीरा से हम नीचे आए तो हमें यहां पर एक स्थान मिला जिसका नाम है लोथल। और लोथल आपको याद रखना है, ये भी आपको गुजरात वाले इलाके में मिलेगा, अहमदाबाद के पास। ठीक है, अहमदाबाद के पास। लोथल से नीचे जाने पर यहां आपको एक और इलाका मिलेगा, रंगपुर। और ये भी काठियावाड़ वाले इलाके में है दोस्तों, काठियावाड़ गुजरात में आपको ये इलाका देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गए आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान। आई रियली होप आपको ये सारे के सारे स्थान याद होंगे। एक स्थान अलग से लिख लेना, इसका नाम है दोस्तों राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा वाले इलाके में है, क्योंकि इसकी चर्चा भी बीच बीच में हम करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ेंगे, अब जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, तो वहां मैं बार बार आपसे कहूंगा कि कालीबंगा में पकी हुई ईंटें मिली, कालीबंगा में हमको जुते हुए खेत मिले, लोथल में हमको बंदरगाह मिला, सुतकांगडोर में हमको घोड़े के साक्ष्य मिले। तो अब क्या होगा, आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा ये कहां पर है, आपके दिमाग में ये मैप आ जाना चाहिए कि अच्छा सर लोथल की बात कर रहे हैं जो गुजरात में है, अच्छा सर जो है वो सुतकांगडोर की बात कर रहे हैं जो कि वो बलूचिस्तान वाले इलाके में है। ठीक है, धौलावीरा की बात हो रही है जो कि गुजरात में है, चन्हूदड़ो की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास है, कालीबंगा की बात हो रही है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ वाले इलाके में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई रियली विश आपको यह तरीका पसंद आया होगा और अब सिंधु घाटी सभ्यता की स्थान आपको रट गए होंगे, प्लेसेस आपको कम से कम याद हो गए होंगे। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं और उसके बाद हम विशेषताओं की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। हेलो हेलो चलिए दोस्तों, तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर आप लूसेंट को देखेंगे तो उसमें सारी विशेषताएं एक साथ दी हुई हैं। मैंने क्या किया है दोस्तों, यहां पर विशेषताओं को 7 भागों में बांट दिया है, उनको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो ना सिर्फ आपकी प्रारंभिक परीक्षा में मदद करेंगे बल्कि मुख्य परीक्षा में भी एज इट इज आप चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं थी। जैसे पहली विशेषता क्या है दोस्तों, कि यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इट इज द प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन। दूसरा,
यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, इट इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यह एक नगरीय सभ्यता है, यह दोस्तों एक अर्बन सिविलाइजेशन है। उसके अलावा यहां पर हम धर्म के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का रिलीजन यहां पर था। हम यहां पर डिस्कस करेंगे समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इनकी जीवन शैली के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की थी दोस्तों, तो जीवन शैली को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर कृषि की बात भी करेंगे, एग्रीकल्चर की बात भी करेंगे, यहां पर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे और फिर आखिरी में यहां की राज्य व्यवस्था को हम डिस्कस करेंगे, यहां के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे होंगे। तो इतने पार्ट हमें डिस्कस करना है, इतनी बातें हमें डिस्कस करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। आइए एक एक करके सारे बिंदुओं को हम यहां पर समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करना है इसकी नगरीय विशेषताओं की, इसके अर्बन कैरेक्टरिस्टिक की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी दोस्तों, ठीक है। तो यहां के नगर किस प्रकार से बनाए गए थे यह बात हमें पता होनी चाहिए। तो पहली विशेषता है कि नगर ग्रिड पद्धति पर निर्मित थे, सिटी वॉज बिल्ड ऑन अ ग्रिड सिस्टम। अब सर ग्रिड सिस्टम क्या होता है, आइए यहां पर देखते हैं। ये वाली पिक्चर आप ध्यान से देखो, ये मोहनजोदड़ो का मैप है, ये मोहनजोदड़ो वाले इलाके का मैप है दोस्तों। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से आपको सिटी, ये एक चौगड्डा है, चौराहा है, यहां आप देखो तो आपको ये भाग मिलेगा, ये दूसरा भाग मिलेगा, ये तीसरा भाग मिलेगा और ये आपको चौथा भाग मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है दोस्तों, एक ये वाला पार्ट है और ये ए वाला साइड है। और यहां देखो, यहां से इंडस रिवर जा रही है, सिंधु नदी यहां पर जा रही है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ग्रिड पद्धति। और यहां पर आप सड़कें देखो तो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, एक दूसरे को यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनते हुए आपको दिखेगा। देखो ना, ये देखो 90 डिग्री का एंगल, यहां से सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काट रही हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हुए आपको सड़कें दिखेंगी। तो इसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति दोस्तों। और आप एक चीज और देखो, मोहनजोदड़ो के मैप से ही आपको पता पड़ेगा कि जो शहर हैं वो दो भागों में बटे हुए थे, एक होता था लोअर सिटी और एक होता था अपर सिटी। तो दो भागों में शहर दोस्तों बटे हुए थे, एक निचला हिस्सा होता था और दूसरा यहां पर ऊपर वाला हिस्सा होता था। सामान्यतः ये जो ऊपर वाला हिस्सा है तो यहां बाउंड्री होती थी, अर्थात इसकी किलेबंदी की जाती थी या इसको दुर्गीकृत किया जाता था या फिर इसको फोर्टिफाई किया जाता था, जबकि नीचे वाले हिस्से को दुर्गीकृत नहीं किया जाता था, ठीक है। हालांकि कुछ अपवाद हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति के आधार पर नगरों का विकास किया गया था, सिटी वॉज बिल्ड ऑन अ ग्रिड सिस्टम। दूसरा पॉइंट यहां याद रखेंगे कि यहां पर सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी, यहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड किस्म का आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम कितना डेवलप्ड था कि दोस्तों हर एक घर से नालियां निकल करके आती थी, फिर ये एक प्रमुख नाली में मिलती थी और ये जो प्रमुख नाली है ये भी ढकी हुई होती थी दोस्तों, इसको भी ढका गया था, ये पूरी की पूरी नाली ढकी हुई थी। और नाली को साफ करने के लिए उसमें मैन होल भी बनाए गए थे ताकि एक हिस्से को आप निकाल सकें और नाली को आप साफ कर सकें। तो देखिए कितनी विकसित जल निकासी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी, कितना डेवलप्ड आपको यहां पर ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो आपको बहुत बड़ी जल निकासी व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। तीसरा, पकी और अलंकृत ईंटों का उपयोग किया गया है। हालांकि अलंकृत ईंटें आपको सिर्फ कालीबंगा वाले इलाके में मिलती हैं, रिप्ड एंड ओरिएंटेड ब्रिक का आपको यूज मिलेगा, हालांकि अलंकृत ईंटें आपको सिर्फ कालीबंगा वाले इलाके में मिलती हैं। देखिए यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक और बड़ी विशेषता है कि यहां पर पकी ईंटों का उपयोग किया गया है, यहां पर पकी ईंटें बनाई गई हैं। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, लेकिन यहां पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बनाए गए वहां पर बहुत स्थानों पर पकी हुई ईंटें आपको दिखाई देंगी। तो ये तीन विशेषता, 3 नंबर का तो सीधा प्रश्न यही बन गया, ग्रिड पद्धति, सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था और पकी हुई ईंटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चौथा पॉइंट दोस्तों, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल, अब लोथल कहां पर, तुरंत याद आना चाहिए, गुजरात वाले इलाके में, अहमदाबाद के पास। केवल लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब यहां पर इस बात को समझे, ध्यान दें, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी मुख्य सड़क है, ये आपकी मेन रोड है दोस्तों, और यहां एक घर बना हुआ है। तो ये जो घर है इसके दरवाजे यहां पर नहीं थे, इसके दरवाजे और खिड़कियां इस तरफ हुआ करते थे, पीछे की ओर हुआ करते थे। बस इसका एक ही अपवाद है, वो है लोथल, जो कि गुजरात में था दोस्तों, ठीक है। तो लोथल बस में आपको दरवाजे यहां देखने के लिए मिलेंगे, बाकी हर जगह पर आपको दरवाजे पीछे की ओर देखने के लिए मिलेंगे, ये सड़कों के साइड नहीं खुला करते थे दोस्तों, ठीक। चौथा पॉइंट, शहर 2 भागों में विभाजित था, ऊपर भाग और निम्न भाग। आप देख ही सकते हैं
हैं अपर सिटी और लोअर सिटी, और जो इसका ऊपरी भाग होता था उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता था, उसकी किलाबंदी की जाती थी। हालांकि दोस्तों कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है वो इकलौता ऐसा शहर है जहां पर दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया, जहां पर अपर पार्ट भी फोर्टिफाई है और लोअर पार्ट भी फोर्टिफाई है। शहर का ऊपरी इलाके की भी किलाबंदी की गई है और शहर के निचले इलाके की भी किलाबंदी की गई है। तो दोनों इलाके की किलाबंदी आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप कालीबंगा को पढ़ेंगे, जब आप बात करेंगे कालीबंगा की। ठीक है, आखिरी विशेषता दोस्तों नगरों में ही आपको याद रखनी है, 5 नंबर का आंसर ही बनता जा रहा है आपका। ठीक है, आखिरी विशेषता यहां याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल आपको मिला है जिसे वृहद स्नानागार कहा जाता है, जिसे कहा जाता है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ जो कि आपको मोहनजोदड़ो वाले इलाके से मिला है। देखिए इस प्रकार का एक बहुत बड़ा आपको यहां पर स्नानागार या ग्रेट बाथ आपको देखने के लिए मिला है। ईंटें लगी हुई हैं, आजू बाजू यहां पर दोस्तों कमरे बने हुए हैं, सारी बातें सीढ़ियां हैं। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसमें एक सीन भी है जो इसी प्रकार के बात को दिखाता है, इसी प्रकार के स्नानागार को दिखाता है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि वृहद स्नानागार की प्राप्ति कहां से हुई है, द ग्रेट बाथ कहां से मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों वृहद स्नानागार की जो प्राप्ति है वो मोहनजोदड़ो वाले इलाके से हुई है। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और भी ज्यादा यहां पर हम समझते हैं। ठीक, देखिए कुछ और बातें देखिए कि ये हो गई आपकी शहरी विशेषताएं। तो शहरी विशेषताएं क्लियर हैं, ग्रिड पद्धति, जल निकासी व्यवस्था, पक्की ईंटों का उपयोग, शहर 2 भागों में बटे हुए थे, दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे और मोहनजोदड़ो में आपको एक स्नानागार मिला है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कृषि और पशुपालन के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, कृषि का विकास तो हो ही गया होगा, एग्रीकल्चर तो यहां पर डेवलप हो ही गया होगा, तभी शहरों का विकास हो रहा है, तभी यहां पर अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। आइए बात करते हैं कृषि के बारे में। देखिए पहला जो पॉइंट है कृषि के बारे में कि यहां पर कालीबंगा एक ऐसी जगह है दोस्तों, राजस्थान वाला कालीबंगा, कि यहां आपको जुते हुए खेत देखने के लिए मिलेंगे, यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे प्लाउ की हुई फील्ड आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी इलाकों में खेतों में जुताई नहीं की जाती थी, प्लाउ नहीं किया जाता था, लेकिन कालीबंगा के जो आपको खेत मिले हैं वो जुते हुए खेत आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लाउ वहां पर किया जाता था। अगर प्लाउ का सिस्टम शुरू हो गया है, अगर जुताई का सिस्टम यहां पर शुरू हो गया है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर कृषि का विकास हो चुका है, एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्तर पर विकसित हो चुका है। ठीक है, दूसरा आपको एक एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा कि यहां की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं और जौ है, वो बीट और बार्ले है। यहां की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, बीट और बार्ले है। यह चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, एविडेंस ऑफ राइस फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर। तो गेहूं तो हो ही रहा था, जौ भी था, उसके साथ साथ चावल भी था, और चावल के साक्ष्य आपको लोथल और रंगपुर वाले इलाके से दोस्तों मिलते हैं। ओके, अब चौथी चीज आपको याद रखनी है, मोहनजोदड़ो में आपको एक अन्नागार मिला। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा आपको, जो मोहनजोदड़ो वाला इलाका है दोस्तों, वहां आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी मिली है जिसको हिंदी में अन्नागार कहा जाता है, और कई बार इसी को हम वेयर हाउस के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं दोस्तों, वेयर हाउस के रूप में जानते हैं। ये जो अन्नागार आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, ये जो वेयर हाउस मोहनजोदड़ो में मिला है, वो पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इट इज द बिगेस्ट बिल्डिंग, सॉरी सबसे बड़ी इमारत है, इट इज द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सीधा प्रश्न वो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो का अन्नागार, वेयर हाउस ऑफ मोहनजोदड़ो। अब देखो, अगर यहां पर अन्नागार है, अगर यहां पर हमको स्टोरेज फैसिलिटी मिल रही है, तो ये 2-3 बातें बताती है। पहली बात तो ये बताती है कि स्टोरेज फैसिलिटी तभी मिलेगी जब इनके पास अधिशेष होगा, जब इनके पास क्या होगा दोस्तों, सरप्लस होगा, और सरप्लस प्रोडक्शन तभी होगा जब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा विकसित होगी, जब कृषि का बहुत ज्यादा विकास होगा। तो चूंकि हमें मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से हमको स्टोरेज फैसिलिटी मिली है, तो इससे हम इस बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय चीजें, जो कृषि है वो बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था। ये कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से कुछ प्रश्न बनेंगे, इनको याद रखिएगा। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। अब थोड़ा पशुपालन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पशुपालन कुछ खास नहीं है दोस्तों, यहां पर भैंस आपको देखने मिलेगी, बैल आपको देखने के लिए मिलेगा, और घोड़े के जो प्रमाण है वो सुतकोटरा से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से आपको मिलते हैं। तो इतनी चीजें आपको पशुपालन के बारे में याद रखना है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे पशुपालन के बारे में।
तो दोस्तों पिछली क्लास में आपको पता है हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने दो बातों की चर्चा कर ली थी। एक तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिचय समझ लिया था, इंट्रोडक्शन समझ लिया था। उसके बाद प्रमुख स्थानों की हमने बात कर ली थी, जो मेजर प्लेसेस होते हैं उनको डिस्कस किया था, और कुछ विशेषताएं भी हमने डिस्कस की थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक की भी हमने बात कर ली थी। अब जैसे 2 मिनट में आपका यहां पर रिवीजन कराना चाहूंगा, फिर हम नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक इसका ये टाइम पीरियड रहा है। दूसरा बात हमने ये देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। दूसरी बात, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, इट वाज दी प्रोटो हिस्टोरियन सिविलाइजेशन। क्योंकि इसकी लिपि तो हमको मिली है दोस्त, लेकिन इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका स्क्रिप्ट तो हमको मिला है, पर अब तक हमने इस स्क्रिप्ट को रीड नहीं किया है। और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि यहां पर हमें कांस्य नाम की धातु देखने के लिए, यहां पर हमें ब्रॉन्ज नाम का मटेरियल देखने के लिए मिलता है। तो इसे हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा था कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, इट इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये 3 बातें इस सभ्यता के बारे में हमने देखी थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं। हमने यह भी डिस्कस किया था कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल या मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं। तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो भारत और दूसरा दोस्तों हमको यहां पर याद रखना है पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत में हमें बहुत सारी साइट्स देखने के लिए मिलती हैं। भारत में भी सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात। तो गुजरात वाले इलाके में हमने 3 हिस्से देखे थे या 3 साइट्स हमने डिस्कस की थी। एक तो हमने डिस्कस किया था मेरे दोस्त धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा के बाद जो दूसरी साइट हमने डिस्कस की थी वो था लोथल, और लोथल के बाद जो तीसरी साइट हमने डिस्कस की थी वो थी रंगपुर। तो ये 3 साइट्स हमने गुजरात वाले इलाके में देखी थी। गुजरात के बाद दोस्तों जब आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान वाले इलाके में हमको एक बहुत महत्वपूर्ण साइट देखने के लिए मिली थी, विच वाज अ कालीबंगन। फिर इसके बाद जब आप यूपी वाले इलाके में जाते हैं तो वहां आपको आलमगीरपुर देखने के लिए मिलता है, आलमगीरपुर। ओके, वहीं जब आप हरियाणा वाले इलाके में जाते हैं तो वहां हिसार के पास दोस्तों आपको एक साइट देखने के लिए मिलती है, बनावली। ठीक है, और पंजाब वाले इलाके में आपको रोपण देखने के लिए मिलता है। फिर हम पाकिस्तान वाले इलाके में आए थे, तो पाकिस्तान में रावी नदी के पास मोंटेगामरी नाम का एक जिला है, मोंटेगामरी नाम का एक जिला है। वहां हमें देखने के लिए मिलता है हड़प्पा। क्या देखने के लिए मिलता है? हड़प्पा नाम का स्थान देखने के लिए मिलता है। हड़प्पा पहला स्थान था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो पहला नाम मिला था वो हड़प्पा सभ्यता मिला था मेरे दोस्त। दूसरी चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि दूसरा जो स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे था, और सिंधु नदी के किनारे लरकाना नाम के स्थान पर, लरकाना नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो की, और 1922 में इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है और यह भारत का प्राचीनतम शहर है। इट इज द मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडिया। और तीसरा पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, एक और स्थान यहां पर रहेगा जिसे हमने नाम दिया था चन्हूदड़ो। क्या नाम दिया था दोस्तों? चन्हूदड़ो का नाम दिया था, और चन्हूदड़ो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने के लिए मिलता है, और यह भी सिंधु नदी के किनारे। एक और स्थान है, उसको भी याद रखना। एक स्थान है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, ये जो सुतकांगेडोर नाम का स्थान है ये आपको बलूचिस्तान वाले इलाके में देखने के लिए मिलता है। तो ये हमने कुछ प्रमुख स्थान देखे थे, ये इस तरह से हमने कुछ मेजर साइट्स को डिस्कस किया था। प्रमुख स्थान देखने के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखा था, हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखा था। विशेषताओं में 2 विशेषताएं हमने देख ली थी। एक तो दोस्तों हमने इसकी नगरीय विशेषताएं देखी थी, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, और फिर हमने कृषि और पशुपालन की बात की थी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को हमने यहां पर डिस्कस किया था। तो नगरीय सभ्यताओं में पहला जो पॉइंट था कि यहां के जो नगर हैं वो ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। दूसरी बात, जो आपको मोहनजोदड़ो वाले इलाके से, मोहनजोदड़ो वाले इलाके से आपको एक अन्नागार मिला है दोस्तों, एक ग्रेनरी आपको मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। दूसरी चीज दोस्तों, मोहनजोदड़ो वाले इलाके से ही आपको एक स्नानागार मिला है जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है, यह भी आपको मोहनजोदड़ो से देखने के लिए मिलता है। तीसरा पॉइंट हम जानते हैं कि यहां पर पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। दूसरी बात, कालीबंगा वाले इलाके से आपको अलंकृत ईंटें मिली हैं। शहर 2 भागों में बटे होते थे, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ये भाग जो है वो दुर्गीकृत रहते थे। ये सारी बातें हमने नगरीय विशेषताओं में डिस्कस की थी।
ये सारी बातें हमने अर्बन कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया था दोस्तों। वहीं अगर हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर को अगर हम यहां पर डिस्कस करें, तो कृषि के बारे में जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यहां पर कृषि विकसित अवस्था में थी, डेवलप्ड थी, तभी अधिशेष उत्पादन होता था, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, और सरप्लस प्रोडक्शन के लिए अन्नागार की आवश्यकता होती थी, ग्रीनरी की जरूरत हमको पड़ती थी। दूसरी चीज दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो कालीबंगा नाम की जगह है जो कि वर्तमान में राजस्थान में आती है, वहां आपको जुता हुआ खेत मिला है, वहां आपको प्लाई किया हुआ फील्ड भी मिला है। तीसरी बात यह है कि अगर फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ ये सबसे प्रारंभिक फसलें थी, और लोथल वाले इलाके से जो कि गुजरात में आता है वहां आपको चावल के साक्ष्य भी देखने के लिए मिलते हैं, वहां आपको राइस के जो एविडेंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। पशुपालन भी किया जाता था दोस्तों। पशुपालन में आपको याद रखना है जो बैल है, भैंस है, इन सब का पालन भी किया जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो सुरकोटरा नाम की एक जगह है वो भी गुजरात में आती है, वहां से आपको घोड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आई विश आपको यहां तक याद होंगी, और ये सारी विशेषताएं हम डिस्कस कर चुके थे। मुझे बताइए कि यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी भी चीज में कोई समस्या है क्या दोस्त? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ओके, जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलते हैं और अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हम खत्म कर देंगे, इस टॉपिक को। सारी बातें रिवाइज हो गई। वो टेस्ट भी मिलूंगा नम्रता जी, जैसे ही हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पोर्शन खत्म होगा, एक दो पोर्शन और खत्म हो जाने देते हैं, फिर मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करा लूंगा। राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वहां पर आता है, क्या हरियाणा वाले इलाके में। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? एक मिनट में चेक करता हूं। क्लियर, ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं और अगले टॉपिक पर दोस्तों हम बढ़ रहे हैं, और अब हमें अगली विशेषताओं की बात करना है। और अब हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे धार्मिक विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, अब बहुत ध्यान से टॉपिक को समझना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम रखते हैं प्रोटो हिस्टोरियन सिविलाइजेशन में, इसे हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में। मतलब एक ऐसी सभ्यता जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, परंतु जिसके रिटन एविडेंस तो हमको मिले हैं दोस्तों, लेकिन उनको हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, उनको हम अब तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि इंडस वैली का एक रिलीजन और दूसरा इसका पॉलिटिकल सिस्टम, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म और दूसरा यहां की राजनीतिक व्यवस्था, इनकी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती दोस्तों, इनका हमें कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। तो पहला पॉइंट जो धार्मिक विशेषताओं में आपको याद रखना है कि हमारे लिए स्पष्ट जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन। फिर भी कुछ बातें हैं जो यहां आप समझिए, जो आपको समझ में आएंगी। देखिए, पहली बात यह है धार्मिक विशेषताओं में जो पहली बात है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से आपको मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है दोस्तों। यहां से आपको मातृ देवी या उर्वरता देवी की प्रतिमा मिली है। बड़ी मात्रा में यह प्रतिमाएं आपको हड़प्पा वाले इलाके में देखने के लिए मिलती हैं। द आइडल ऑफ मातृ देवी और द फर्टिलिटी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इनकी बहुत ज्यादा जो आपको मूर्तियां हैं वो हड़प्पा वाले इलाके में देखने के लिए मिलती हैं। तो लोगों ने यह कहा है कि शायद इनकी पूजा की जाती होगी। अब दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि दोस्त, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी आपको मंदिर के साक्ष्य देखने के लिए नहीं मिलते, कहीं भी आपको टेंपल देखने के लिए नहीं मिलेगा, मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर भी इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि मोहनजोदड़ो वाला जो इलाका है, वहां से दोस्तों आपको एक दाढ़ी वाला साधु आपको उसकी एक मूर्ति देखने के लिए मिली है कि एक साधु है, एक पुरोहित है जिसको दाढ़ी है दोस्तों, तो उनकी एक प्रतिमा देखने के लिए आपको मिली है। तो देखो, मंदिर नहीं है लेकिन दाढ़ी वाला साधु हमको देखने के लिए जरूर मिल रहा है। अब मोहनजोदड़ो ही हम चलते हैं, तो मोहनजोदड़ो वाले इलाके से ही दोस्तों आपको एक मुहर मिली है, और उस मुहर में एक व्यक्ति है जो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, और उनके चारों ओर घोड़ा, भैंस है, ठीक है, सांड है, ये उनके चारों ओर घूम रहे हैं, और इन्हें कहा गया है कि ये पशुपति नाथ है। ये कौन है दोस्तों? ये पशुपति नाथ है। तो यहां यह कहा गया है कि पशुपति नाथ है दोस्तों, और इन्हें आदि शिव का रूप माना जाता है। तो कई लोगों का कहना है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, वो शिव के आदि रूप की पूजा वहां पर किया करते थे। ये पॉइंट भी यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखें, मातृ देवी की प्रतिमा, मंदिर के प्रमाण में ही मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले साधु आपको मिला है, और यहां एक मुहर है जिस पर योग करते हुए एक व्यक्ति है जिनको पशुपति नाथ कहा गया है।
आई थिंक इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मंदिर के अवशेष नहीं, मातृ देवी की प्रतिमा, वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी आपको मिलते हैं दोस्तों, कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य भी आपको यहां पर मिले हैं, और मोहनजोदड़ो में आपको दाढ़ी वाला पुजारी देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, देखो ये जो कुबड़ वाला सांड है ना, जिसको हम बुल कहा जा रहा है, तो कुबड़ वाले सांड को ही हमारे यहां नंदी कहा जाता है, राइट। और आज भी हम इनको पूजते हैं, आज भी हमारे समाज में इनका बहुत ज्यादा सम्मान है। तो दो चीजें आप देखो, एक तो पशुपति नाथ की मोहर मिल रही है, एक तो सील ऑफ पशुपति नाथ मिल रही है दोस्तों, और उसके साथ कुबड़ वाले सांड का भी बहुत ज्यादा महत्व है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये दोनों ही बातें भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों ही बातें लॉर्ड शिव से जुड़ी हुई हैं। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद भगवान शिव के उपासक रहे होंगे, ये पहली बात है। दूसरी एक और बात यहां पर याद रखना दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये प्रकृति पूजक भी रहे हैं, ये नेचर को बहुत ज्यादा मानते थे। सर कैसे मानते थे? तो पहला जो इसका एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा कि ये वृक्ष की पूजा करते थे, ये जो ट्री है इनकी पूजा किया करते थे। और दूसरी चीज दोस्तों, इनकी बहुत सारी मोहरें हैं और उन मोहरों में आपको स्वास्तिक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा। और कहा जाता है कि ये सूर्य की उपासना भी करते थे, ये सूर्य को भी बहुत ज्यादा मानते थे, ये भी कहा गया है इनके बारे में, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। पशुपतिनाथ की मोहर है मोहनजोदड़ो से, चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, ये देखिए ये पशुपतिनाथ की मोहर है जो यहां आपको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंग से आपको एक अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड का मतलब आप जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हम यज्ञ करने के लिए करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्वास्तिक चिन्ह सब। अब देखो दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको याद रखना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको याद रखना। देखिए, जब भी हम किसी धर्म की बात करते हैं, जब भी हम किसी रिलीजन की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज ये होती है कि उनके उपासना की पद्धति क्या है, उनके पूजा की पद्धति क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ वर्शिप। और दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों, वो अंत्योष्ठी किस प्रकार से कर रहे हैं, वो फ्यूनरल किस प्रकार से कर रहे हैं। ये दो बातें धर्म में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। हिंदू धर्म के लोगों की पूजा पद्धति अलग होती है, वो शवों को जलाते हैं। इस्लाम धर्म में पूजा की पद्धति अलग होती है, वो शवों को दफनाते हैं। ईसाई धर्म में पूजा की पद्धति अलग है और वो भी शवों को दफनाते हैं। इन्हीं चीजों के आधार पर हम किसी भी धर्म की विशेषता बताते हैं, किसी भी रिलीजन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। तो यही चीज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखना है, यही चीज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखना है। देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां पर शवों को जलाने के साक्ष्य भी मिले हैं, और मोहनजोदड़ो वाले इलाके में शवों को जलाया जाता था, बर्निंग ऑफ बॉडीज आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं दोस्तों, जो हड़प्पा वाला इलाका है, वहां शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं कि वहां शवों को दफनाया जाता था। और कालीबंगा और लोथल, यहां आपको युग्म में समाधियां मिली हैं, पेयर में आपको टॉम्ब देखने के लिए मिलेंगे, मतलब पति और पत्नी को एक साथ दफना दिया, उनके साथ जो चीजें उन्हें पसंद थी उनको भी दफना दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आप बहुत ध्यान से इस पूरे के पूरे ढांचे को देखें तो एक बात आप कह सकते हैं, जो कंक्लूजन में लिखिएगा अगर मुख्य परीक्षा में लिखें, कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुआयामी था। द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मल्टी डायमेंशनल, जहां आपको सभी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जा रहा है, हड़प्पा में शवों को दफनाया जा रहा है, लोथल और कालीबंगा में युग्म में आपको समाधियां देखने के लिए मिल रही हैं। आपसे कहेंगे शिव पूजा के प्रमाण कौन कौन से हैं, तो बताना मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, दूसरा कुबड़ वाले सांड का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे? बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नेचर की पूजा करते थे। सर कैसे? वृक्षों की पूजा की जाती थी, जो ट्रीज हैं उनकी वर्शिप की जाती थी। दूसरी बात, जो मातृका देवी हैं, जिनको उर्वरता देवी कहा गया है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया है, उनकी पूजा की जाती थी। और सूर्य की पूजा की जाती थी, क्योंकि यहां से हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और कालीबंगा में आपको अग्निकुंड देखने के लिए भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? आई विश यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी।